वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वान दर्शकों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वजवाहकों, सनातन प्रेमियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी एक विशेष प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि कल ट्रंप ने एयरफोर्स वन, उसका जो वायुयान है, उसमें जो उसने बातें कही हैं वो भारत के लिए इतनी अपमानजनक, इतनी आपत्तिजनक बातें हैं कि उस पर मेरा, आपका, सबका यदि रक्त उबल जाए, क्रोध आ जाए, आक्रोश आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस आदमी को, मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे हाथी पागल हो जाता है वैसे ये पागल हो गया है और ये लगातार निरंतर न जाने कई महीनों से भारत का अपमान कर रहा है। और देखिए कि यह आदमी कितना ओछा, कितना नीच, कितना दुष्ट, कितना निकृष्ट प्रकृति का है कि जब ये चुनाव प्रचार में था तो भारत की प्रशंसा करते हुए थकता नहीं था। जब प्रचार में था तो भारत के विषय में कहता था, यहाँ तक कि उसने आगे बढ़ के हिंदुओं से अपना प्रेम जताया। उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो व्हाइट हाउस में हिंदुओं का एक मित्र होगा, भारत का एक मित्र होगा। ये सारी बातें इसने कही और हमारे जैसे न जाने करोड़ों संसार भर में जो फैले हुए लोग हैं, सब ने इसकी बातों पर भरोसा किया। और जो वहाँ हिंदू समाज हमारा रहता है अमेरिका में, उसने इसको जिताने में भरपूर सहायता की और यह जीता। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री के साथ इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध था, मधुर संबंध था और इस बात को वो कहते थकता नहीं था, बारंबार कहता था। लेकिन इस बार जीतने के बाद उसका जो व्यवहार है मोदी जी के प्रति, वह भी बहुत ही आपत्तिजनक है, अस्वीकार्य है और अब तो धीरे धीरे सचमुच ये पागल हो गया है। और मुझे लगता है कि एक प्रकार से भारत का जितना यह विरोध कर रहा है, उससे हम आप एक तो बात ये समझ सकते हैं कि भारत इसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसा लगता है जैसे भारत कोई सुपर पावर है, उसी का नाम लेकर सुबह जगता है, उसी का नाम लेकर रात को सोता है, सपने में भी लगता है भारत देखता है। और आप देखिए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद अब तो कोई गिनती नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि 60 या 70 बार या 80 बार ये बोल चुका कि हमने दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको रुकवाया है। भारत के बार बार कहने पर कि भारत ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई किसी से, न मध्यस्थता हम स्वीकार कर सकते हैं कि भारत की यह तो घोषित नीति है कि भारत पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे पक्ष की अनुमति नहीं देती, ये नीति है हमारी। लेकिन वह बार बार बोलता रहा और अब देखिए कि वो उसने टैरिफ तक लगा दिया 50%, 25%। तो यूं ही लगाया कि हमारे हमारी जो वस्तुएं अमेरिका से हम आयात करते हैं उन पर टैरिफ बहुत कम है और हम जो निर्यात करते हैं, नहीं, हम जो निर्यात करते हैं उस पर कम है, उन पे जो आयात होता है उनकी ओर से हम आयात करते हैं वो अधिक टैरिफ करते हैं, लगाते हैं। तो उसके लिए 25%। फिर रूस से जो हम तेल खरीदते हैं उसके दंड स्वरूप, दंड समझिए, दंड, वो दंड दे रहा है भारत को, तो वो जिसको पेनल्टी कहते हैं वो दंड दे रहा है। तो उसके लिए उसने 25% रूस से तेल खरीदने पर उसने इतना टैरिफ और बढ़ाया 50%। स्वाभाविक है उसका भारत अमेरिका व्यापार पर प्रभाव भी पड़ा। और लेकिन कुल मिलाकर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। और पिछली जो तिमाही है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था ने अप्रत्याशित रूप से 8.2% की दर से आगे बढ़ी। और उसके बाद की जो तिमाही अभी जो चल रही है, सितंबर तक की तो हो गई थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो बीत गई है, जनवरी महीने के अंत में संभवतः इस तिमाही की रिपोर्ट आएगी। तो उसमें भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो गति है वो तीव्र ही रहेगी।
तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था ने तो ट्रंप को महत्व नहीं दिया है। ट्रंप के किए हुए या उसके दंड का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा है। उल्टा अर्थव्यवस्था बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और भारत ने जो अनेकानेक कदम उठाए हैं, अनेकानेक कार्रवाई की है, जैसे जीएसटी की दरों में कमी, और संसार भर में अनेकानेक देश हैं जिनसे हमारा व्यापार समझौता होता जा रहा है। अभी आप याद करके देखिए तो न्यूजीलैंड से हमारा व्यापार समझौता हुआ है, ओमान से व्यापार समझौता हुआ है और अन्य देश जहां जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां से व्यापार को लेकर के कोई न कोई बात होती है। और इस प्रकार से हमने ट्रंप की बातों को झुठला दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप की बातों को जितना झुठलाया है, ट्रंप की बातों का जितना असर नहीं हुआ है, वो उसी प्रकार से और बौखला गया और पागल हो गया। और मैं मानता हूं कि कल जो उसने इंटरव्यू दिया है और जो बातें कही हैं, वो मुझे लगता है अब तक की कही हुई जितनी बातें हैं उन पर आप समझिए कि सर्वाधिक खतरनाक बातें। जैसे वो उसका जो अब ये कहना है, एक फ्रेज बना लिया है कि मोदी इज अ गुड गाय, मोदी इज माय फ्रेंड। तो आप समझिए वो मोदी इज अ गुड गाय, मोदी इज माय फ्रेंड नहीं कहता, वो मोदी को गाली देता है। क्योंकि वो एक साथ कहता है कि कल जो उसने कहा, कल तो उसने स्पष्ट भी कर दिया, मोदी इज अ गुड गाय, ही न्यू आई वॉज नॉट हैप्पी। अब आप देखिए कि वो कह रहा है कि मोदी जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, और कहता है कि एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी, और ये महत्वपूर्ण है कि वो मुझे खुश करे। आप बताइए कि एक देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश को के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि उनका काम है कि वो मुझे प्रसन्न करे। अरे तुम क्या हो? तुम भगवान हो यार कि तुमको कोई प्रसन्न करेगा? तुम क्या हो? तो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। और कल उसके साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसके साथ एक व्यक्ति था, रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, और ये तो उसका लगता है कि बहुत बड़ा चमचा होगा, महाचमचा, निकृष्ट प्राणी, ओछा व्यक्ति। और वो जो है वो ट्रंप को ऐसी ऐसी बातें कहे जा रहा है जो आप एक भारतीय होने के नाते आप तो सुनना पसंद नहीं करेंगे। लगता है जैसे आपके कान फट जाएंगे। मैं बार बार सुनने और समझने का प्रयत्न कर रहा था तो मुझे तो मेरा तो रक्त उबल गया, मुझे इतना आक्रोश हुआ, क्रोध हुआ। अब देखिए उसकी भाषा कैसी है। वो कहता है ट्रंप से कि यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल कंपनीज एंड हैड टैरिफ्स ऑन इंडिया हैड हेल्प कर्ब इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स। मतलब वो कह रहा है ट्रंप को कि आपने जो रूसी ऑयल कंपनी पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके कारण, और आपने जो टैरिफ लगाया है भारत पर, उसके कारण जो है भारत अब कम आयात कर रहा है तेल का रूस से। और वो कहता है आगे, इतने पर रुकता नहीं है, वो कहता है कि अब आपको कानून बनना चाहिए, हाँ, कि 500% तक टैरिफ आप इंपोज कर दें भारत जैसे देशों पर, जिससे कि वो रूस से तेल न खरीद सके। अब आप देखिए कि उसका उसका दुस्साहस देखिए कि वो भारत को धमकी दे रहा है और ट्रंप उसमें कि हाँ में हाँ मिला रहा है, और वो कह रहा है कि आप कानून बनाइए, ये जो 50% जो टैरिफ है वो तो कुछ नहीं है, 500% तक टैरिफ आप बढ़ा दीजिए। और आगे वो कमेंट भी करता है, कहता है बाइंग चीप रशियन ऑयल, बाय बाइंग चीप रशियन ऑयल यू कीप रशियाज वॉर मशीन गोइंग। मतलब ये है कि आप जो सस्ता तेल खरीद रहे हैं, भारत जैसे देशों को कह रहा है कि आप जो सस्ता तेल रूस से खरीद रहे हैं उसके कारण रूस युद्ध कर रहा है। मतलब उसके युद्ध करने की जो क्षमता है वो यहां से मिलती है। और आगे ये भी कह रहा है कि ट्रंप एक्शंस वर द मेन रीजंस व्हाई इंडिया वाज नाउ बाइंग सब्सटेंशियली लेस रशियन ऑयल। और वो कह रहा है आपने जो टैरिफ लगाया है भारत पर, उसके कारण भारत विवश हो गया है कम तेल खरीदने के। और यहाँ मैं ये राइटर्स से पढ़ रहा हूं उसमें, लेकिन मैंने जो सुना है स्वयं, और आप भी सुन सकते हैं, उसमें वो ये कह रहा है कि ये जो तेल खरीदना है रूस से, ये बहुत ही भयंकर काम है, और
वो कहे जा रहा है और उसको उकसाया जा रहा है ट्रंप को। और आप समझ नहीं सकते कि ये कैसी बातचीत हो रही है। सार्वजनिक रूप से पूरे संसार को संदेश जा रहा है कि भारत जो है ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। उसमें एक कथा सुनाता है, ये ग्रैहम जो है, वो ग्रैहम कह रहा है कि 1 महीने पहले मैं भारत का जो अम्बेसडर है, राजदूत है, उनसे मिलने गया और उन्होंने बार बार बातों को घुमा घुमा के हमको ये कन्विंस कर रहे थे कि देखिए अब हम रूस से कितना कम तेल खरीद रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए कि ये कैसा व्यक्ति है ट्रंप, और कैसे लोगों से घिरा हुआ है। और मुझे तो एक दूसरा डर अब लग रहा है। डर यह है कि जब इसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, मादुरो को, उसकी पत्नी के साथ उसका अपहरण कर लिया, अपहरण करके अपने यहां जेल में डाल दिया, तो मुझे लगता है जैसे इसके मुंह में खून लग गया है। और जैसे बाघ जो होता है उसको खून लग जाता है, वो आदमखोर हो जाता है, मनुष्य का रक्त का स्वाद मिल जाता है, रक्त का स्वाद मिलता है, तो मनुष्य को ढूंढ ढूंढ के मारता है उसको खाने के। वैसे ही इसको वेनेजुएला का में जो इसने कुकृत्य किया है, डकैती की है एक प्रकार से, उस डकैती के बाद इसका जैसे कहिए कि इसका मन जो है बहुत बढ़ गया है और ये अब कुछ भी कर सकता है, ये पागल हो गया है। अमेरिका में तो इसके लिए कोई दवा नहीं, क्योंकि अमेरिका में जो लोग हैं, इसके जो आसपास लोग हैं, वो सारे एक नंबर के चमचे घिरे हुए हैं। वो इसकी प्रशंसा में ही गुणगान किए जा रहे हैं, इसका प्रशस्ति गान कर रहे हैं, इसलिए तो रुकने वाला नहीं। और इनका जो विपक्षी है वो तो विपक्ष की भूमिका निभाता रहेगा, वो इसकी आलोचना करता रहेगा, लेकिन उससे इसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहां पर आप समझिए कि इसकी बोली बाणी से वहां एक रेसिज्म भी शुरू हो गया है अमेरिका में। और वहां जो भारतीय रह रहे हैं उनके विरुद्ध भी वातावरण तैयार हो रहा है। आज मैं एक सुन रहा था, एक भारतीय महिला जो बोल रही थी कि भाई हमारे साथ अब यहाँ पे बहुत कष्टदायक स्थिति बन गई है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, अमेरिका में रह रही हूँ, ईसाई नहीं बनी अभी तक, ईसाई बनना नहीं चाहती, और उनको लगता है कि ये भारतीय हैं, बहुत पैसे हमारे यहाँ कमा रहे हैं, हमारे समाज में वैसे नहीं घुल मिल रहे हैं जैसे हम चाहते हैं, ईसाई भी नहीं बन रहे हैं। तो इनके विरुद्ध एक विषैला कहिए कि वातावरण बन रहा है, और ये सब असहनीय है। अब आप देखिए 1 मिनट के लिए, अब भारत की तरफ आइए। मुझे लगता है कि इसमें भारत को अब कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा, इसका अपना स्टैंड जो है क्लियर करना पड़ेगा। अब जो है ना, ये ओछी छुपी छुपी बातों से काम नहीं चलने वाला है। जैसे पिछले दिनों भारत ने आरंभ में कहा कि भाई भारत किससे तेल खरीदे, किससे नहीं तेल खरीदे, एक संप्रभु देश के रूप में ये भारत का निर्णय है, और भारत पर कोई भी इसका किसी और देश के कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको इस स्टैंड पर कायम रहना चाहिए, आप इस स्टैंड से नहीं हट सकते, क्योंकि हट करके भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए कि भारत ने बीच में यह निर्णय लिया कि हम अमेरिका से थोड़ा तेल खरीदते हैं। भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना आरंभ कर दिया, रूस से जो तेल खरीदना है उसको कम भी कर दिया। तो क्या अमेरिका प्रसन्न हो गया? नहीं प्रसन्न होगा। देखिए वो घड़ियाल का मुंह है, वो आपके थोड़े थोड़े से उसका मुंह नहीं भरेगा। और अभी मैं एक भारतीय जो व्यापार संघ के बहुत बड़े जानकार हैं, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि भारत एक बूंद भी तेल नहीं खरीदता है रूस से, तो क्या ट्रंप प्रसन्न हो जाएगा? नहीं, फिर वो कुछ और कहेगा, फिर वो किसी और बात पर वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप झुक के उसके तलवे चाटें। वो चाहता नहीं कि आपके उसके सामने कोई उसका समकक्ष, कोई उसका बराबरी वो कोई रहे। इसलिए आपको अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा, आपको अपनी दृष्टि स्पष्ट करनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा कि भाई हम एक संप्रभु देश हैं और इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप यदि यह सोचते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक परिणाम पड़ेगा, तो वो नहीं हुआ, आपने सिद्ध कर दिया, अंतर नहीं पड़ता है। एक अमेरिका के नाराज होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, और यदि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने जा रहा है तो उसको आपने कहीं और से उसकी भरपाई कर ली है, उसको कॉम्पेंसेट कर लिया है।
दुनिया भर के देश हैं जिनसे आपका संबंध बहुत अच्छा है, उनसे आपका व्यापार चल रहा है। तो अमेरिका तो क्या चाहता है, उसके चाहत का कोई अंत नहीं है। वो एक राक्षस है। वो आपको ये नहीं है कि एक झापड़ मार के छोड़ देगा, वो आपकी हत्या कर देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए जैसे हिटलर था, उसको किसी भी प्रकार का आरंभ में सब लोग उसको अपीज करने में लगे रहे, उसकी तुष्टि करने में लगे रहे। तो यदि कोई यह सोचता है कि ट्रंप का तुष्टीकरण करके, ट्रंप को संतुष्ट करके आप उसको प्रसन्न कर देंगे, यह मैं समझता हूं यह असंभव है, क्योंकि भारत ने वो करके देख लिया। दूसरा, ट्रंप की बातों से यह पता चल रहा है कि हमारा और उसका जो व्यापार का समझौता होने वाला है, उसमें कोई बात उसके पसंद की नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, भारत की कुछ चीजें तो स्पष्ट हैं कि जैसे वहां के जो कहिए कि दूध है या घी है, बटर है, जो भी वो देता है वो भारत नहीं खरीदेगा, क्योंकि भारत की अपनी जो आंतरिक जो पैदावार है उसको भी संरक्षित करना है, उसको भी सुरक्षा देनी है। तो बहुत सारे क्षेत्र में भारत चाह कर भी उससे व्यापार नहीं कर सकता। अमेरिका कितना भी चाहे उससे भारत झुक नहीं सकता, क्योंकि भारत के हित की बात। तो चूंकि आप झुकेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं उसकी बात, तो वो प्रसन्न होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नहीं चाहता कि आप राफेल खरीदें फ्रांस से, आप सबमरीन खरीद ले रूस से, या उससे आप डिफेंस, जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो खरीद लें। वो चाहता है कि आप सब कुछ अमेरिका से खरीदें, क्योंकि ये मोटा माल है, इसमें विशाल धनराशि लगती है। वो चाहता है कि 100-200 बिलियन डॉलर का सीधा आपका ऑर्डर जाए उसके पास, तब जाकर के ट्रंप महाराज को लगेगा कि हाँ, अब जो है कुछ इंडिया कर रहा है। फिर किसी और बात के लिए कहेगा तो वो आपको घुटने टेकने पर विवश करेगा। यह उसकी प्रवृत्ति बन गई है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने चुनाव प्रचार के समय जो जो कह रहा था उन सब बातों को पलट दे। मैं अभी सुन रहा था एक किसी विद्वान को, वो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो पूरा का पूरा जो प्रचार का समय है, उस प्रचार के समय में इसने अपने आप को अमेरिकन जो वोटर हैं उनके सामने ऐसी एक छवि प्रस्तुत की थी कि ये नो वॉर प्रेसिडेंट होगा, मतलब युद्ध न चाहने वाला प्रेसिडेंट होगा। ये बार बार बोलता था कि हम यह युद्ध बंद करा देंगे, यह युद्ध बंद करा देंगे। और ये बार बार बोलता था कि ये तो जो बाइडेन के कारण से युद्ध हो रहा है, इसके कारण से युद्ध हो रहा है, मैं नहीं करूंगा। ये व्यापारी आदमी है, लोगों ने ये सोच लिया, मान लिया था कि ये व्यापार करेगा और अमेरिका जो है समृद्धि की ओर बढ़ेगा, वहां के लोगों की सुख सुविधा बढ़ेगी। लेकिन उनसे पलट गया। अब तो आए दिन ये किसी न किसी देश पर आक्रमण कर रहा है। आप देखिए कि ईरान पे इसने बमबारी की, उसके बाद में आप देखिए वेनेजुएला पर क्या कर रहा है। वहां पर बमबारी करने के अलावा वहां के लोगों को उठा के ले गया। अभी इसने बमबारी कर दी है नाइजीरिया पर, वहां पे बम मार दिया है। तो आप देखिए कि इसके तो मुंह में खून लग गया है और यह व्यक्ति अब रुकने वाला नहीं है। तो जैसे पागल हाथी की दवा की जाती है, वैसे ही इसकी दवा करनी पड़ेगी। और इसमें हमारा आपका भी बहुत बड़ा रोल होगा। हम लोगों को बेवकूफ के तरीके से, पागल के तरीके से हाय अमेरिका करके अमेरिका नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि अमेरिका जाना आप बंद कीजिए। आप व्यापारी के रूप में अमेरिका जाना छोड़ दीजिए, आप पर्यटक के रूप में अमेरिका जाना छोड़ दीजिए, आप बसने का ख्याल छोड़ दीजिए, आप वहां नौकरी का ख्याल छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? देखिए, राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है, स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं है। यही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति ने एक बार पत्र का, लाल बहादुर शास्त्री के पत्र का उत्तर दिया था, जो लाल बहादुर शास्त्री गेहूं मांग रहे थे, और उसने बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था कि भाई तुम भूखे नंगे हो, तुमको कौन खिला सकता है, हम तो खिला भी नहीं सकते, और हमारा जो ये शिपमेंट जा रहा है जहाज का, ये लास्ट शिपमेंट है, इसके बाद हमसे अपेक्षा मत करो। लाल बहादुर शास्त्री स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा हम भूखे रह जाएंगे, हमारे लोग भूखे रहेंगे, लेकिन हम अमेरिका के पास नहीं जाएंगे, दोबारा हम पत्र नहीं लिखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने पत्र नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, एक सप्ताह में एक दिन हम भूखे रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने हरित क्रांति को आरंभ किया, वैज्ञानिकों को बुलवाया, उसको भेजा, दूसरे देशों में भेजा। फिर दिल्ली के पूसा में
जो पहली जो गेहूं की पैदावार हुई, जिसको आप हाइब्रिड कहते हैं, और उसके बाद से हरित क्रांति हुई। ये लोगों का भ्रम है कि इंदिरा गांधी ने कुछ किया। इंदिरा गांधी का कोई लेना देना हरित क्रांति से नहीं। जो लेना देना है लाल बहादुर शास्त्री पर है। इस पर काफी पर्याप्त सामग्री है पढ़ने की, साहित्य जो आप देख सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने हमारे स्वाभिमान को ऊंचा किया, हमारे माथा को ऊंचा किया, हमारी छाती चौड़ी हुई। तो मैं मानता हूं कि हर भारतीय, यदि भारतीय, देखिए मोदी जी हमारे प्रतिनिधि हैं, सब कुछ हम उनके माथे थोप करके बैठ जाएं, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि अभी थोड़ा बहुत कहीं नुकसान हो, थोड़ा बहुत कहीं घाटा हो, तो हम आप उनका सर फोड़ने लग जाएंगे कि आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ऐसे करता है। हमें चाहिए उनके बल को बढ़ाना, फिर हम उनसे प्रश्न पूछें कि भाई आप अपना स्टैंड स्पष्ट कीजिए, आप अमेरिका के सामने मत झुकिए। तो हम भी ना झुके ना, हम क्यों जाते हैं दौड़ के उसके हवाई जहाज पे बैठ करके अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका में कुछ नहीं है भाई, और अपमान से बुरा संसार में कुछ नहीं होता है, और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। तो ये व्यापारियों को भी दिखाना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक व्यापारी का, एक जो व्यापार के व्यापारी है वो और एक्सपर्ट है, उनका मैं वक्तव्य आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि भारत को स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि हम तेल खरीदते थे रूस से तो हम खरीदते रहेंगे। हाँ, ये बात है कि अगर मान लीजिए कल को रूस का तेल महंगा हो जाए या किसी कारण से, तकनीकी कारण से लाने में अधिक खर्चा हो जाए या कोई और बात हो जाए तो हम छोड़ देंगे। लेकिन हमारा यह निर्णय स्वतंत्र निर्णय होगा। अमेरिका के कहने मात्र से हम ऐसा नहीं करेंगे। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में 140 करोड़ लोगों के हित में जो कुछ भी किया जा सकता है वो भारत सरकार करेगी, और करना भी चाहिए। यह बात ट्रंप को स्पष्ट करें और बार बार करें। जिस तरह वो कुत्ते की तरह बोल रहा है वैसे आप एक अपना प्रवक्ता रखिए, और जब वो बोलता है दनादन उसकी बात का जवाब दीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं। आप यदि सोचते हैं कि इसको न बोलकर चुप रहकर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी न बोले, हमारा विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बोले, प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रवक्ता बोले। वैसे तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का भी एक प्रवक्ता होना चाहिए, एक रक्षा का भी एक प्रवक्ता होना चाहिए, केवल एक विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं। क्योंकि हमें जो ये संसार में बातचीत होती है इसके रूप में भी अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। यह भी एक प्रकार का युद्ध है जिसको आप वाक युद्ध कह सकते हैं, उसमें भी हमको जीतना है। ये नहीं कि हमको केवल रणभूमि में जीतना है, हमको इसमें भी जीतना है। तो इस प्रकार से मैं मानता हूं। आप देखिए कि हमारा मार्केट क्यों डाउन हो गया कल। अरे भाई, हमारा आपका पैसा लगा है ना, हम आप क्यों डर जाते हैं। ट्रंप मुंह खोलेगा क्यों डरेंगे हम। हमें नहीं डरना चाहिए, बल्कि उल्टा मैं कहूं कि हमें यह प्रतिक्रिया देनी चाहिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में कि हम कुछ शेयर खरीद लेते। अरे 140 करोड़ लोग हैं, और मैं मानता हूं कि 14-15 करोड़ लोग अभी स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो बाइंग परचेजिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जैसे न जाने करोड़ों लोग होंगे जिनका म्यूचुअल फंड में पैसा लगा होगा। तो जो डायरेक्ट खरीद बेच रहे हैं उनको कुछ शेयर खरीद लेना चाहिए था। 15 करोड़ लोग अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगा देते, अगर 100-200, 500, 1000, 2000, 4000 का शेयर कर खरीद देते, मार्केट को हम उल्टा बढ़ा देते, हम ट्रंप की बात को उड़ा देते। और ये पागल आदमी है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सामान्य मनुष्य नहीं है। ये सामान्य मनुष्य नहीं जो अपनी बात पर टिका ही नहीं रहा, जिसने अमेरिका से जो वादा किया उस वादे को नहीं निभा रहा है, जिसने कहा कि वो नो वार प्रेसिडेंट होगा, वो आज सबसे अधिक वार कर रहा है। आप देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था अपनी बातों में कि भारत की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वेनेजुएला पर। भारत को अमेरिका ने जो किया उसकी निंदा करनी चाहिए थी। भारत ने निंदा नहीं की, और इसीलिए उसका मन और बढ़ रहा है। भाई, मादुरो कैसा है, वो अपने देश में डाकू था, चोर था, लुटेरा था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो उस देश की जनता तय करेगी, वहां का तंत्र तय करेगा। वहां भी कोर्ट कचहरी बहुत सारी चीजें होंगी, वहां का विपक्ष है। लेकिन आप रात के अंधेरे में किसी व्यक्ति को भी राष्ट्रपति उसके घर से घसीट कर उठा कर नहीं ले आ सकते आप। ये तो जंगल राज है, ये मत्स्य न्याय है।
और सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो नाकारा निकृष्ट हो चुकी है, वो निरर्थक है। मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा डब्ल्यूटीओ को दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पढ़ने, समझने, उस पर व्याख्यान देने, उस पर पुस्तकें लिखने में मैंने अपने जीवन का सर्वांश दिया। और मैं जानता हूं कि जो ये टैरिफ पर बोल रहा है ट्रंप, वो डब्ल्यूटीओ के हिसाब से बिल्कुल गलत बोल रहा है। न केवल गलत बोल रहा है, बल्कि उसके सारे कानूनों का उल्लंघन है। आप जानते हैं ये टैरिफ जो है घटाने का काम डब्ल्यूटीओ का काम था। ये जितने राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य था टैरिफ को घटाना। 8 राउंड हो चुके हैं, एक से एक राउंड होता गया, हर राउंड में टैरिफ को घटाया गया, क्योंकि टैरिफ नहीं घटेगा तो व्यापार नहीं होगा। मैं जिनीवा में बैठता था डब्ल्यूटीओ में, तो डब्ल्यूटीओ के सारे लोग बोलते थे कि वी अवॉइड वॉर्स, हम युद्ध को टालते हैं। और ये सच बात है। 2 ही परिस्थितियां होती हैं संसार में, आज के संसार में। ये वो संसार नहीं जो सनातनियों का संसार है, लेकिन आज का जो ईसाइयों का संसार है, जिसने बनाया वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें या तो व्यापार होता है या युद्ध होता है। तो यदि व्यापार होता है तो युद्ध नहीं होता है, ये डब्ल्यूटीओ मानता है। लेकिन उस डब्ल्यूटीओ को उठा करके कूड़ेदान में फेंक दिया इसने। यूनाइटेड नेशन तो वैसे ही नपुंसक है, लंगड़ा है, गया गुजरा है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का कोई मतलब नहीं है इस संसार में। मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूं, जो वर्ल्ड बैंक है, आप बताइए, उसका एकमात्र उद्देश्य है गरीब देशों को पैसा दे करके, धन दे करके उनको समृद्ध बनाना। लेकिन उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में क्यों है? उसका प्रेसिडेंट अमेरिकन क्यों होगा? वह निर्णय लेगा कि सोमालिया की गरीबी कैसे दूर होगी, सूडान की गरीबी कैसे दूर होगी। यह हास्यास्पद है। इसलिए भारत को यह निर्णय लेना पड़ेगा। भारत को यह कहना पड़ेगा कि इन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को मैं नहीं मानता हूं। इनको बिल्कुल 2 टके का मत समझिए। आप डरिए नहीं। इतिहास आपका इतिहास तय करेगा आपकी भूमिका कैसी है, और आपको याद रखेगा। यदि आप सर उठा के कोई फैसला लेते हैं, माथा उठाकर ऊंचा करके कोई फैसला लेते हैं, तो सारी देश साथ देगा, आपका संसार आपका साथ देगा। भारत आज एक ऐसा देश है जिसमें समझिए उस दिन एक डब्ल्यूटीओ पे भारत ने वक्तव्य दे दिया तो 72 देशों ने भारत का साथ दिया। इसलिए अब यह समय आ गया है और इस पागल को झेलना है 3 साल तक। मत भूलिए कि यह पागल है। एक सामान्य व्यक्ति से आपका संपर्क नहीं है, आपका व्यवहार नहीं है, यह पागल है। तो इसके साथ पागलों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, हाथी जब पागल हो जाता है तो उसकी दवा करनी पड़ती है, उसको साधना पड़ता है। वैसे ही इस ट्रंप को साधना पड़ेगा। आरंभ में मैंने कहा कि एक इंटरप्रिटेशन मेरा यह है कि वो भारत को सुपर पावर मांग रहा है। मतलब आप बताइए, रूस लड़ रहा है यूक्रेन से, यूक्रेन को लड़वाने वाला है अमेरिका और यूरोप। भाई, तेल खरीदने से कितना पैसा रूस को मिल गया कि रूस उस युद्ध को करने के लायक हो गया? मान लीजिए एक मिनट के लिए कि भारत तेल नहीं खरीदता, तो क्या युद्ध रुक जाएगा? रूस छोटा मोटा देश नहीं है। उसके आयुध की का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है। वो जी सकता है, लड़ सकता है। इसलिए, और वैसे भी अब देखिए कि वो तो युद्ध हो गया, अब 3-4 साल हो गए उसके। 4 साल हो चुके, यूक्रेन बर्बाद हो चुका। अब मान लीजिए तेल भारत न भी खरीदे, चीन भी न खरीदे उससे, तो अब कोई अंतर नहीं पड़ता है। यूक्रेन का 25% हिस्सा
रूस ले चुका है, उस पर रूस का कब्जा है, अधिकार है। अब आप क्या कर लेंगे उसका? मान लीजिए रूस युद्ध बंद हो जाता है तो क्या होगा? रूस जीत गया। तो एक प्रकार से रूस ने आपको भी हराया, रूस ने यूरोप को भी हराया, क्योंकि यूक्रेन तो केवल मोहरा था। यूक्रेन के पास कहां दम था कि रूस से लड़ता हो? तो आपको उसने परास्त कर दिया। और आपकी बौखलाहट का कारण यह है, आपकी बौखलाहट का कारण यह है कि आपका 1 वर्ष हो गया, आपने युद्ध नहीं रुकवाया। आप पागल हो चुके हैं उस युद्ध के कारण। और ऐसे युद्ध नहीं रुक सकता ट्रंप, तुम्हारे कहने से युद्ध नहीं रुक सकता। तुम क्या समझते हो युद्ध रुक जाएगा? इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की भूमिका आप स्पष्ट करनी पड़ेगी। और हमारे आपके लिए भी एक भूमिका है कि हम अमेरिका को ऐसा एक स्थान माने जहां हमें नहीं जाना चाहिए, उससे व्यापार नहीं करना चाहिए, उससे संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक ये पागल बैठा है। हमारे पास धन धान्य का अभाव नहीं है, हमारे पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है। जब 140 करोड़ लोग जी सकते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आज तक जितने लोग भारत से बाहर गए हैं उनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है मात्र। तो 3 करोड़ वो आ भी जाए हमारे देश में तो क्या उनका भोजन नहीं चलेगा? 140 करोड़ का जीवन यापन यहां हो सकता, 3 करोड़ का भी हो सकता है। तो इसलिए जो 1 लाख 2 लाख चले जाते हैं उनसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो रह जाए हमारे यहां। तो आपको ऐसा मानना चाहिए। उसी प्रकार शिक्षा को लेकर के भी हमारा भ्रम है कि वहां बहुत अच्छी शिक्षा है, नहीं है। और यदि थोड़ी बहुत शिक्षा अच्छी है भी तो आप जो कीमत देते हैं उसकी, क्या उसके योग्य वो शिक्षा है? वहां वोकिज्म है। वहां वो क्या सिखाते हैं आपको? आप मां बाप से दूर होते हैं, आप अपने परिवार से दूर होते हैं, अपने समाज से दूर होते हैं। ये कौन सा जीवन है? ये जड़कटी जिंदगी किसी काम की जिंदगी है? तो आपको स्वाभिमानी होना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है धरती पर, मां और जन्मभूमि से बढ़कर स्वर्ग भी नहीं। और ये प्रकरण कब आया था? जब सोने की लंका की बात हो रही थी, जब भगवान राम श्रीलंका जीत गए थे, सोने की लंका जीत गए थे, तो उनको कहा गया कि ये सोने की लंका है, ये नगरी है, इस पर आप राज कीजिए, इसका भोग कीजिए, आप इसको छोड़कर जाएंगे? तो उन्होंने सोने की लंका का परित्याग कर दिया। कहा जननी जन्मभूमिश्च, मतलब मां और जो भूमि है उससे बढ़कर तो स्वर्ग नहीं है। ये सोने की लंका तुम क्या दिखा रहे हो? तो अमेरिका तो सोने की लंका भी नहीं है। तो हम उनकी संतान हैं जिन्होंने लात मार दी थी उस सोने की लंका पर और लौट के आए थे अयोध्या नगरी और शेष जीवन वहां बिताया हो। तो मैं तो उनसे भी प्रार्थना करूंगा, जो आ सकते हैं आ जाइए। अरे हंस बोल के रहेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मजे में रहेंगे, आनंद से रहेंगे। कोई हमारे ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता। तो आप सब लोग भी उस इंटरव्यू को सुनेंगे तो मुझे लगता है जैसा भाव मैंने प्रकट किया है वैसा ही भाव आप भी प्रकट करेंगे, या आपके मन में वैसे ही भाव आएंगे, क्योंकि यह अत्यंत अपमानजनक है, अस्वीकार्य है। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि हमारी वार्ता आपको रुचेगी, भाएगी। और यदि ऐसा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको आप सुने, वार्ता को लाइक करें, हो सके तो अपने मित्रों को ही बताएं। तो किसी और विषय पर
किसी और दिन आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय जय श्री राम।